नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 अगस्त की जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फटाफट एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना साधा है योगी पर। सीएम योगी पहुंचे थे रूस में, जहां पर कृषि और किसानों को लेकर उन्होंने बड़े वादे किए। किसानों की खेती को लेकर किस तरीके से किसानी अच्छी की जाए, किससे ज़्यादा पैदावार की जाए, इन सब को लेकर वो रूस गए थे। और इसी को लेकर माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो देश कृषि प्रधान हो, अब उस देश को दूसरे देश में जाकर सीखने की जरूरत है कि आखिर किसानी कैसे की जा सकती है। इसी को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर आप किसानी और खेती के लिए रूस गए हैं तो यहाँ के किसानों से एक बार अगर आप मिल लेते तो आपको अच्छी तरीके से बता देते कि आप सबसे पहले खाद, बीज, पानी जो आप सबसे ज़्यादा रेट में मुहैया करा रहे हैं, इन सब चीज़ों को सस्ती कर दें। और जो 5 किलो की खाद की चोरी कर रहे हैं, समय पे बिजली, समय पे पानी, नहरों में आप पानी उपलब्ध करवा दीजिए। फ्री पानी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सरकार में था, नहरों में आप उस तरीके से करवा दीजिए, तो इन सब को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इन सब को लेकर अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो देश कृषि प्रधान देश स्वयं में हो, उस देश को भला दूसरे देश से सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने रूस में पहुंच गए थे। दरअसल हम आपको बता दें कि सीएम योगी रूस के दौरे पर गए थे। बुधवार को लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने व्यापारिक रिश्ते के साथ साथ कृषि समझौते को लेकर भी रूस के साथ जो बातें हुई थी उन सबको उन्होंने साझा किया। सीएम योगी ने कहा है कि हम रूस के साथ मिलकर 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया कृषि योग्य बनाने में जुटे हैं, लेकिन लोगों की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो कि रूस में है। भारत और रूस मिलकर वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। भारत और रूस के समझौते से देश मजबूत होगा, देश के किसानों को फायदा होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रूस में व्यापक रोजगार की संभावनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 35% भूभाग वहाँ पे क्षेत्र है जो कि खाली पड़ा है। रूस की 5% आबादी रहती है, वहाँ पर लोग कम हैं लेकिन ज़मीनें ज़्यादा हैं जो कि कृषि योग्य ज़मीनें हैं। इसी को लेकर हम रूस से समझौता किए हैं। इसी के साथ सीएम योगी ने बताया है कि हमने रूस के साथ 7 MOU साइन किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग की सहमति बनी है। रूस के उद्यमी डिफेंस के निर्माण की भी सहमति बनी है। सीएम ने कहा है कि उनके पास ज़मीन है, हमारे पास मैन पावर है, इसके मेल से काम किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, टिम्बर, ऊर्जा, ऑयल और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। इसी के साथ बेहतर होंगे और किसानी खेती में यूपी के किसानों को भी इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इससे किसानों को, यूपी के किसानों को क्या फायदा होने वाला है। यूपी के किसानों को जिससे फ़ायदा होने वाला है वो सब चीज़ें तो आपने ब्लॉक कर रखी है। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। लेकिन आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि क्या वाकई में जो देश स्वयं में कृषि प्रधान देश हो, उसको क्या किसी देश से किसानी के लिए सीखने की ज़रूरत है। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था समेत और किसानों को लेकर जबरदस्त निशाना साधा है। अध्यक्ष अखिलेश ने कहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे सब्जी, दूध, अनाज, आलू मंडी स्थापित करने की योजना बनाई जानी चाहिए। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित लाभप्रद मूल्य हासिल होगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी रामदेव को नोएडा क्षेत्र में गाय के दूध का प्लांट लगाने को 500 एकड़ जमीन दी गई थी, जो कि समाजवादी पार्टी शासनकाल में। लखनऊ में अमूल का प्लांट स्थापित किया गया था। कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट की स्थापना किए जाने की जरूरत है। इन सब की दिशा में समाजवादी सरकार आगे बढ़ रही थी। इससे किसानों की आमदनी होती, इससे किसानों की आय में दोगुनी होती, पैदावार बढ़ते, मेहनत करते किसानों को पैसा मिलता। इन सब से किसानों का फायदा होगा, ना कि रोज जाकर फालतू के पैसे खर्च करके उनसे गलत सलाह लेकर किसानों का इसमें और नुकसान होगा। इन सब को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि सबसे पहले जो सपा सरकार किसानों को लेकर काम कर रही थी, अगर उन्हीं कामों को आगे बढ़ा दे योगी सरकार, जो कि पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिए हैं, तो शायद किसानों का, खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों का अच्छे तरीके से भला हो जाए। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसानों के मुद्दे पर जबरदस्त निशाना साधा है। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत यूपी के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल ने सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। यूपी के सभी लोगों को रक्षाबंधन की भी बधाई दी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विचारक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की बेटी श्रीमती मीना तिवारी ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में उनकी सफलता का भी शुभकामना की है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने मीना तिवारी को सम्मान किया और प्रदेश के सभी लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। आपको बता दें दोस्तों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को बीपीएल न्यूज़ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और रक्षाबंधन की भी ढेर सारी आप सभी को बधाई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो निकल के आ रही दोस्तों। AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जान को बताया खतरा। बोले, इस देश में अब नाथूराम गोडसे के समर्थक पूरी तरीके से बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमारी भी हत्या कभी भी हो सकती है। जी हाँ, दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जान को लेकर खतरा बताया। बुधवार यानी कल 14 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशंका जताई। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार दिया था, अब उनके समर्थक पूरी तरीके से देश में उनकी भरमार हो चली है, उनकी भी हत्या कर सकते हैं। ओवैसी के अनुसार उन लोगों को कश्मीरियों से नहीं बल्कि कश्मीर से प्यार है। उन्हें सिर्फ अपने ताकत की चिंता है, न कि न्याय और सेवा की। क्या वहाँ आर्टिकल 19 नहीं लागू होता है? क्या वो आपातकाल है जो बीजेपी का समर्थन करते हैं? उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन और परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा है। क्या आप 80 लाख लोगों को फ़ोन पर बात भी नहीं करने देंगे? क्या सरकार संविधान भूल चुकी है? खुद पर लगे आरोपों पर भी वो जम्मू कश्मीर में अफवाह फैलाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे एक दिन गोली मार ही दी जाएगी। मुझे यकीन है कि ये काम गोडसे के समर्थक जरूर करेंगे, क्योंकि अब देश में गोडसे समर्थक बढ़ गए हैं। वो मेरी भी महात्मा गांधी की तरह हत्या कर सकते हैं। पर मैं बता दूं कि मेरा पाक से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश में जो सच है, सच के साथ रहूंगा और सच के लिए मैं आवाज़ उठाता रहूंगा। इसके लिए कोई मुझे कुछ भी कहे, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं सच के साथ रहूंगा। ओवैसी ने आगे कहा है कि सरकार जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें फौरन रिहा करना चाहिए। घाटी में तकरीबन 80 लाख लोगों को, परिजनों को फ़ोन भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए AIMI चीफ ने बताया कि भगवा पार्टी वाली सरकार कश्मीर में गैर मुस्लिम CM चाहती है और उसे कश्मीरियों से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन से प्यार है। अनुच्छेद 35A पर उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं, पर क्या मैं अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप जा सकता हूं? मुझे वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। क्या मैं असम के अनुसूचित इलाके में ज़मीन खरीद सकता हूं? नहीं। मैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीज़ वहां भी हो सकती है। तो पूरी तरीके से सरकार पर निशाना साधा है आर्टिकल 370 पर। लेकिन इसी के साथ बड़ी बातें उन्होंने कह दी है कि अब देश में नाथूराम गोडसे के समर्थक लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब उनकी भी हत्या अगर हो जाए कभी तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात बोल दी है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है अयोध्या से, जहां पर अयोध्या की सुनवाई के दौरान जज ने पूछा है कि क्या शिया सुन्नी का विवाद आखिर है क्या? मुस्लिम पक्ष के वकील बोले इसमें कोई फर्क नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई का यह 6वां दिन था। इस दौरान अदालत ने कई सारे सवाल दोनों पक्षों से किए। रामलला की तरफ से वकील S वैद्यनाथन ने अपनी दलीलें रखी, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से राजीव धवन ने अपनी दलीलें दी। इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने पूछा है कि ये विवादित स्थल को लेकर शिया सुन्नी विवाद क्या है। इस पर वकील राजीव धवन ने कहा है कि इस विवाद से इस मामले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की दलील दी। दरअसल हम आपको बता दें कि अब राम जन्मभूमि को लेकर अब साक्ष्य और साक्ष्यों की बात जब से होने लगी तब से अब सुप्रीम कोर्ट में पुराणों का जिक्र होने लगा। जी हाँ, दरअसल राजीव धवन ने कहा कि रामलला के वकील सिर्फ अदालत के फैसले को पढ़ रहे हैं, वो कोई तथ्य सामने नहीं रख रहे हैं। इसके बाद रामलला के वकील ने पुराणों का जिक्र करना शुरू कर दिया। रामलला के वकील स्कंद पुराण का जिक्र करते हुए कहा है कि इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें राम जन्मभूमि के दर्शन का जिक्र है कि नहीं, आप ये हमें क्लियर करें। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला फिलहाल अटकता हुआ, लेकिन अब पुराणों का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल देखने की बात होती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने धोखाधड़ी मामले में मुरादाबाद पुलिस को दर्ज करा दिए हैं अपने बयान। जी हाँ, दरअसल धोखाधड़ी के आरोप में घिरी फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा लंबी जद्दोजहद और बियाद के बाद आखिरकार बुधवार को मुरादाबाद पहुंचकर पुलिस को बयान दर्ज कराए।
दरअसल इस मामले में मुरादाबाद पुलिस सोनाक्षी से पूछताछ करने मुंबई भी पहुंच गई थी, लेकिन सोनाक्षी उनको वहां नहीं मिली थी। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के निवासी प्रमोद शर्मा इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड नाम से इवेंट कंपनी चलाते हैं। बकौल प्रमोद दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में एक इवेंट के लिए उन्होंने अपने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के माध्यम से एग्रीमेंट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम से ठीक पहले ही सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। प्रमोद का दावा था कि इस आयोजन के लिए सोनाक्षी को 37 लाख रुपए पेमेंट हो चुके थे। ये पेमेंट ऑनलाइन 5 बार में किया गया है। इतना ही नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन अलग अलग खातों में हुआ है, लेकिन उनका पैसा अभी तक लौटाया नहीं गया है। प्रमोद की आत्महत्या का प्रयास करने के बाद एसएसपी के आदेश पर सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। कई बार सूचना के बाद भी सोनाक्षी जांच के लिए पुलिस के पास नहीं पहुंची। पुलिस उनके बयान दर्ज करने मुंबई भी गई, लेकिन सोनाक्षी वहां नहीं मिली और टीम वापस लौट आई। लेकिन अब सोनाक्षी पुलिस ने मुरादाबाद तलब किया था। सोनाक्षी बुधवार को बयान दर्ज कराने मुरादाबाद पहुंची। एक नामी होटल में रुककर जांच अफसर पुलिस अधीक्षक को बयान दर्ज कराए और फिर मुंबई लौटी। हालांकि यहां पर बिना जांच के कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग पैसे लौटाने को तैयार नहीं है, ये अपने आप में दिखाता है बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन आज 15 अगस्त है, देश स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन का पूरी तरीके से पवित्र पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास से। इसलिए आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। इसके साथ रक्षाबंधन भी आप अच्छे तरीके से मनाइए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई बीपीएल न्यूज़ की परिवार की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।